हे गाइस, दिस कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यू ईरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास चैप्टर को अपन लोग पढ़ रहे हैं। सो उसी चैप्टर में मैं आज आप लोगों को कुछ और आगे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? सो इट्स काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस पर्टिकुलर लेक्चर को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं और जो चैप्टर्स क्रैश कोर्स में करा रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा माइक और अच्छे से सेट कर लिया जाए जिससे कि आपको और अच्छे से वॉइस सुनाई दे। माइट पॉसिबल कि थोड़ा सा हमारी आवाज़ गूंज रही होगी बिकॉज ये हॉल थोड़ा छोटा है जिसमें हम लोग शूटिंग करते हैं। ओके ना, इट इज़ करेक्ट। हो सकता है आपको अच्छी आ रही होगी। सो गाइस, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पर वापस आते हैं कि हम लोग जैसे क्रैश कोर्स में क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? मतलब कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास जनरली यूट्यूब में बहुत मतलब कम जगहों पे है और अच्छा कंटेंट है। सो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बच्चों को यहाँ पे वो चीज़ मिल जाए। सो मैं इसको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा और प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर्ड मैनर में पढ़ाऊँगा, सो दैट each and every student can get benefit of these videos। और मतलब होता क्या है ना कि जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं यूट्यूब से, तो उनको यहाँ से एक वीडियो मिल गया, वहाँ से एक वीडियो मिल गया, वहाँ से एक वीडियो मिल गया, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे ना वहाँ वीडियो, ना यहाँ वीडियो, ना वहाँ वीडियो, तो फिर क्या कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक को पूरा अच्छे से एक ऑर्डर्ड मैनर में पढ़ाऊँगा। क्लियर है? दूसरी बात ये कि यार प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोगों ने AITS लॉन्च कर रखी है न्यू ईरा की, ठीक है, जेईई मेंस के लिए। सो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारी सेकंड AITS आ गई है, क्योंकि फर्स्ट AITS में ऑलरेडी 1000 एनरोलमेंट्स हो गए थे, तो हमने सेकंड लॉन्च कर दी। और वो सेकंड मतलब वही सारे टेस्ट और सारी चीज़ें सेकंड वाले बच्चों को ही मिलेगी, मतलब सेम कंपटीशन सेकंड वाले बच्चों को ही मिलेगा। बस बेनिफिट उन्हें ये बात का है कि जो उनके टेस्ट छूट गए थे, अब वो टेस्ट उस AITS में वो दे सकते हैं। क्लियर है? और जो बच्चे जे एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हैं वो भी हमारी AITS ज्वाइन कर सकते हैं। बिट सेट को टारगेट करने वाले बच्चे वो भी बिट सेट की AITS ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वेस्ट बंगाल जेईई की जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी AITS ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज सबकी AITS आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। और हमारी वेबसाइट कहाँ पे है, मतलब उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप खुद से सर्च कर सकते हैं www.neweraonlinecoaching.com। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सेंटर ऑफ मास का मीनिंग बता दिया था आप लोगों की। सेंटर ऑफ मास इज द स्पेशल पॉइंट इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी at which we can assume that the whole mass of the body is concentrated. Is it clear, guys? And what was the position vector of center of mass? हम लोगों ने निकाला था RCOM, that was equals to M1 R1 plus M2 R2 plus so on plus MN RN upon M1 plus M2 प्लस सो ऑन प्लस MN। क्लियर गाइस? ये वेक्टर्स थे, पोजीशन वेक्टर्स थे ईच इंडिविजुअल मास के। क्लियर गाइस? ये हम लोगों ने निकाला था पोजीशन वेक्टर। सो अब अपन लोग मोशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस लेक्चर में अपन लोग मोशन का डिस्कशन करेंगे, या ये डिस्कशन करेंगे कि यदि एफ एक्सटर्नल इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पे, तो क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद अपन लोग कोलिजन लॉन पे आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या मैं उसी के पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करा सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम? हाँ, करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा दिया। अब पूरे को भी डिफरेंशिएट करा दीजिए, तो ये क्या आ गया, M1 डिफरेंशिएशन ऑफ R1 वेक्टर बाय dt dR2 वेक्टर बाय dt प्लस MN dRN प्लस M1। क्लियर गाइस? तो मैं इसे M1 M2 लिखने की बजाय सीधे मैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिखे दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मैं इसे टोटल मास M टोटल लिख दिया। क्लियर है? M टोटल।
ओके तो मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि भैया ये dr1/dt क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो किसके पोजीशन वेक्टर के चेंज होने का रेट है, ये m1 वाले मास का, मतलब दिस इज वेलोसिटी v1, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मास m1, v2 दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मास m2, vn दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मास mn. क्लियर गाइज? सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, m total into vcom is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus so on plus mn vn. मतलब जो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम है, किसका? सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम है, क्लियर है, दैट विल बी द vectorial summation of linear momentum of each individual particle on that system. क्लियर गाइस? अब मैं यदि इसी को और आगे बढ़ा दूं तो क्या मैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं, इसको डिफरेंशिएट करा के, मतलब इसका डुअल डिफरेंशिएशन या इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो फिर से वही रिलेशन क्रिएट हो जाएगा. सो मैं डायरेक्ट लिखता हूं m1a1 प्लस m2 a2 प्लस सो ऑन प्लस mn an अपॉन m टोटल. क्लियर है? अब देखो मुझे पता है कि ये सब क्या है, वेक्टर्स है ना, ये सब वेक्टर्स हैं, ठीक है. तो कोई भी इंटरनल फोर्सेस जो होंगे वो पेयर्स के फॉर्म में होंगे. इंटरनल फोर्सेस कैसे होंगे? पेयर्स के फॉर्म में होंगे. मतलब यदि इस पे F लग रहा है तो इस पे इधर की ओर -F लग रहा होगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो जिसकी वजह से जब अपन लोग वेक्टोरियल समेशन लेंगे तो सारे इंटरनल फोर्सेस के पेयर खत्म हो जाएंगे और जो रिमेनिंग फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे? नेट फोर्सेस, दैट इज F एक्सटर्नल. तो मैं इस पूरे के पूरे सारे फोर्सेस को रिप्लेस करा के और इनकी यह लिख सकता हूं F नेट एक्सटर्नल. क्लियर गाइस? व्हाई? बिकॉज इंटरनल फोर्सेस का समेशन तो जीरो आएगा, क्योंकि भैया जितने भी नेट इंटरनली फोर्सेस लग रहे होंगे वो सब पेयर के फॉर्म में होंगे. सो जब पेयर के फॉर्म होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जब उनका हम वेक्टोरियल समेशन लेंगे, यू कैन सी इट हियर, वेक्टोरियल समेशन इज टेकन. सो व्हेन यू विल गो फॉर द वेक्टोरियल समेशन, द रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी जीरो. सो गाइस वी कैन से, सिंपली वी कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू द all external net external forces, net external force एक तरह से बोल सकते हैं, बोलें तो मैं यहाँ से एक और रिलेशन क्रिएट कर लिया कि वो क्या हो गया, F external इक्वल टू आ गया ACOM इंटू M total. क्लियर गाइस? ये हमारा रिलेशन आ गया. We had considered that the mass of the system is constant. Okay. Now मैं इसके बेसिस पे और क्या कर सकता था? तो मैं इसके बेसिस पे ये कर सकता हूँ कि यदि मान लो F एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो हो जाए, क्या हो जाए? F एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो जाएगा. इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई. वो क्या बात पता चली? वो बात ये पता चली कि भैया यदि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नॉन एक्सीलरेटेड होगा, मींस इट्स एक्सीलरेशन विल बी जीरो. सो यदि पहले रेस्ट में रहा होगा तो वो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हुए, क्लियर है, और हमारा सिस्टम में कुछ हुआ और यदि मान लो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो बाद में मोशन में आ जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. व्हाई? बिकॉज इंटरनल फोर्सेस विल नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाई? बिकॉज जितने भी इंटरनल फोर्सेस आएंगे दोज विल कम इनटू द पेयर फॉर्म. Clear and equal and opposite, so they will cancel out and they will not affect the motion of what? Center of mass. The only responsible factor which can affect the motion of center of mass is what? External forces. So if there is no external force, means there is net external force on the system is zero, then on that case we can say that the acceleration of center of mass will be zero, and that implies the center of mass will follow its past conditions. means जो भी वो पहले जिस कंडीशन में पहले रहा होगा वही कंडीशन वो कंटिन्यू कर रखेगा. यदि वो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो बाद में भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा, और यदि वो पहले रेस्ट में रहा होगा तो बाद में भी रेस्ट में ही होगा. क्लियर गाइस? तो ये हम किसकी मदद से सीख पा रहे हैं? हम इस एक्सप्रेशन की मदद से सीख पा रहे हैं. सो हमें दो पॉइंट यहाँ से पता चले. पहला पॉइंट, इफ F external is equal to 0 then center of mass will not accelerate.
Okay, cool. And the most important point that was the internal forces do not affect the motion of what? Center of mass. क्लियर है? सो यही लाइन का अपन लोग यूज करेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने ये लाइन ली है, ये जो लाइन मैंने लिखवाई है उसका यूज कहाँ पे होता है। चलिए देखते हैं। तो देखो ये बात याद रखना कि इंटरनल फोर्सेस इफेक्ट नहीं करते, सो इस लाइन का उपयोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैसे है, कहाँ है, सब बताऊंगा। देखो यार सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। मेंस में आज के लेक्चर से क्वेश्चन आता है, लेकिन एडवांस में सारे लेक्चर से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मेंस में तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सो एकदम सिंपल बात करेंगे। लेट्स सपोज कि एक कोई बॉम्ब था यहाँ पे, ठीक है गाइस, और यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया। ओके, अब वो बॉम्ब यहाँ पे जाने के बाद ब्लास्ट कर गया, और जब वो यहाँ पे ब्लास्ट किया तो उसका एक पार्ट यहाँ चला गया और एक पार्ट यहीं गिर गया डायरेक्ट नीचे, उसके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये जो कैपिटल एम मास का था ये M1 एंड M2 में कन्वर्ट हो गया। अब पूछता है कि यदि ये मास M1 यहाँ पे आया होगा तो M2 कहाँ पे गया होगा, या M2 यहाँ पे आया होगा तो M1 कहाँ पे गिरा होगा, या M1 यहाँ पे गिरा होगा तो M2 कहाँ पे गिरा होगा। ऐसा क्वेश्चन आया है। क्लियर गाइस? अब आपको ये क्वेश्चन देख के एग्जाम में एकदम लगेगा यार मतलब कैसा, मतलब कठिन क्वेश्चन आ गया। लेकिन कठिन है क्या? नहीं है कठिन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो बॉम्ब में एक्सप्लोजन हुआ है वो किन फोर्सेस की वजह से हुआ है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। किन की वजह से हुआ है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। तो एक्सप्लोजन के चलते जो इंटरनल फोर्सेस आए हैं, इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं एफ इंटरनल, ये कभी भी इफेक्ट नहीं करते किसको? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को, या सीधे सीधे बोले तो सेंटर ऑफ मास को इनसे कोई मतलब नहीं होता। किन से? इंटरनल फोर्सेस से। इसका मतलब मुझे एक बात पता चली कि भैया यदि सेंटर ऑफ मास पहले हमारे बॉम्ब का वो इस पाथ को फॉलो कर रहा था तो आफ्टर एक्सप्लोजन ऑल्सो इट विल फॉलो द सेम पाथ। मतलब एक्सप्लोजन के बाद भी हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स कहीं कहीं और गिर रहे हो, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का वो अपना वही पाथ अभी भी फॉलो कर रहा होगा। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोशन को इफेक्ट नहीं करेंगे। किसके? सेंटर ऑफ मास के। तो गाइस जो इसके ईच इंडिविजुअल्स है ये फूट फाट के भैया कहीं गिरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि सेंटर ऑफ मास पहले ये पाथ फॉलो कर रहा था तो बाद में भी वो वही पाथ फॉलो करेगा। सो गाइस ये हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकल आएगी रेंज निकालने से। क्लियर गाइस? और इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे? हमें पता है U² sin 2 थीटा बाई G वाला फॉर्मूला। याद आया? कुछ नहीं आया? जो रेंज वाला फॉर्मूला होता है तो वो वाला अपन लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे। और हाँ ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फॉर्मूला अपन लोग यूज कर देंगे और यहाँ से मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ, मतलब जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे जाके गिरता, तो ये मुझे तो पता चल गया। ओके, अब मैं उसके बाद फॉर्मूला लगा दूंगा कि भैया x center of mass that will be equals to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब x की जगह में मैंने क्या पुट कर देना है? r पुट कर देना है ना। अब मान लो m1 की वैल्यू बोला है कि 1:3 में ब्रेक किया है। क्लियर गाइस? तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m/4 इंटू ये मान लो x1 की वैल्यू दिया है r/2। मान लो एग्जाम में बोला है कि डायरेक्ट जस्ट उसके नीचे गिरा है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे ब्रेक हुआ था। कहाँ पे ब्रेक हुआ था? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, उसके जस्ट नीचे गिरा है, तो ये r/2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ गई r/2 प्लस 3m/4 इंटू x अपॉन m/4 प्लस 3m/4। क्लियर गाइस? इसको सॉल्व करा लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। मतलब आपको पता चल चुका है कि एक्सप्लोजन के बाद वो जो बड़ा वाला पार्टिकल था 3m/4 वो कहाँ पे जाके गिरेगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था ना, जो कि अपन से हमने इसको 1 सेकंड में कर लिया। ये किसकी मदद से हम लोग कर पाए? ये किसकी वजह से हम लोग कर पाए? ये मात्र हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट की वजह से कर पाए जो कि ये कहता है कि इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो मैं उस पे ही बेस्ड बहुत अच्छे प्यारे सुंदर सुनहरे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं एक एक करके उनको सबको।
ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले एकदम बहुत बेसिक से बातें कर लेता हूं, ठीक है, कि इफ सेंटर ऑफ मास was in rest and F external is equal to 0, यदि एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है और सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट में था, तो क्या मैं ये कह सकता हूं डेल्टा XCOM दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सेंटर ऑफ मास जहां पहले रहा होगा वहीं बाद में भी रहेगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता था, XCOM इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो मैं यदि दोनों साइड डिफरेंशिएट करा दूं तो क्या मिलता, मुझे मिल जाता है डेल्टा XCOM इक्वल टू मिल जाता हमें डेल्टा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। क्लियर गाइस। अब मुझे पता है कि भैया डेल्टा XCOM 0 है, सो ये भी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमारे पास एक रिलेशन क्रिएट हो जाता m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था कि एक मास यहाँ पे है m1 और ये इधर की ओर यदि x1 आ रहा है, ठीक है ना, और ये मास m2 है जो कि इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस इधर की ओर चलेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा कि सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंजेस ना आए। मतलब जहाँ यदि पहले यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था तो अभी भी यहीं पे सेंटर ऑफ मास है। तो हम लोगों ने क्या लिखा था याद हो तो, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। यही वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि भैया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। सो यहाँ से क्या आ गया, m1 डेल्टा x1 की वैल्यू कितनी हुई भैया, मतलब ये जो ये था, ये पूरा पोजीशन था, ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहा होगा उसमें कितने का चेंज हो रहा है, x1 का चेंज हो रहा है। तो m1 x1 माइनस, अब माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया यदि इसका मोशन इधर की ओर हो रहा है तो इसका इधर की ओर। क्लियर है। तो माइनस m2 x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आ जाता है बहुत प्यारा सा कि हम इसको हरदम याद रखेंगे, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। ऑलवेज ये रिलेशन आपको याद रखना है, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। अब ये रिलेशन का उपयोग हम लोग हरदम करने वाले हैं, चलिए देखते हैं कैसे। क्यों हम ये रिलेशन हरदम याद रखेंगे, कैसे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि सेंटर ऑफ मास यदि चेंज नहीं होगा तो ये रिलेशन मतलब फुलफिल होगा या ये रिलेशन वहाँ पे वैलिड होगा। दैट्स व्हाई आई एम गोना यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन इन फ्यूचर क्वेश्चंस। सो लेट अस सी हाउ। तो ये पूरा आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, उसके बेसिस पे ये आया है। और यदि ये समझ में नहीं भी आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे कुछ ऐसा समझने की जरूरत ही नहीं थी, ये मैंने क्या कराया है, इन दोनों पॉइंट का यूज करके इसको 0 दिखा दिया है। अब यदि ये 0 है तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये रिलेशन आएगा तो ये भी 0 के इक्वल होगा। तो ये जब 0 के इक्वल होगा तो एक तरह से यही रिलेशन तो हो जाएगा। क्लियर है। अब भैया जो मोशन है डेल्टा x1 वेक्टर या डेल्टा x2 वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए भैया यदि इसका इधर की ओर मोशन हो रहा है तो इसका इधर की ओर मोशन होने पे माइनस साइन ले रहे हैं, इसीलिए वैसा हो जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है। क्योंकि ये सारी चीज़ें वेक्टर में खेल होता है ना, तो वेक्टर में सब समझना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत वैल्यू होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। लेट अस सपोज कि एक ऐसे रॉड है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और ये ओरिजिन है मान लिया मैंने, ठीक है, ओके कूल, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये है कि सॉरी ये मैन यहाँ पे नहीं है, मैन यहाँ पे नहीं है, मैन तो पार्टी मनाने गया है, मैन यहाँ पे नहीं है, ये है तो ओरिजिन, ठीक है। मैन यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, और ये लेंथ कितना है, L है, मैन का मास स्मॉल m है और रॉड का मास कैपिटल M है। अब ये मैन इधर से चल करके जब यहाँ पे आ जाएगा
जब ये मैन यहाँ से चल करके मतलब इस एंड से चल करके इस एंड में आ जाएगा, उस वक्त रॉड के द्वारा चला गया हुआ डिस्टेंस किधर की ओर और कितना होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत इजी है, अपन इसको दो मेथड से करके देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? क्योंकि यदि एक प्रॉब्लम भी समझ में आ जाती है तो आगे के आने वाली सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए चुटकियों को खेल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंपल सी बात है कि यदि ये स्मॉल मास एम इधर की ओर आ रहा है तो कैपिटल एम को इधर की ओर आना पड़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा जहां पे पहले था। क्योंकि देखो ध्यान से देखा जाए तो ये सिस्टम भैया ओवरऑल रेस्ट में था, सेंटर ऑफ मास इन दिस डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा था और इस डायरेक्शन में कोई एफ एक्सटर्नल भी नहीं आ रहा है। एम आई करेक्ट? यदि फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी चल पा रहा है, मतलब वो मैन उसके ऊपर चल पा रहा है, तो भैया फ्रिक्शनल फोर्स तो इंटरनल फोर्स हो गया ना। तो यदि इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ क्यों लग रहा होगा? यदि उसको सपोर्ट कर रहा हो चलने में तो ये इसको इधर की ओर भी तो लग रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये कि फ्रिक्शनल फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से कोई भी सेंटर ऑफ मास में चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब जहां पे सेंटर ऑफ मास पहले रहा होगा वहीं बाद में भी रहेगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यदि ये मास इधर की ओर जा रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास को वहीं पे मेंटेन करे रखने के लिए ये बड़ा वाला ब्लॉक इधर की ओर आ रहा होगा, ये जो प्लैंक है वो इधर की ओर आ रहा होगा। बस तो चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। मैं दो मेथड से दिखाता हूं। तो मेथड नंबर 1 क्या कहता है, चलो देखते हैं। हमने अपने मन से मान लिया कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे रहा होगा। निकालते हैं अपन लोग कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे रहा होगा। तो XCOM इनिशियली, तो भैया स्मॉल m इज लाइंग एट लेंथ कैपिटल L प्लस कैपिटल M वाले का सेंटर ऑफ मास कहां पे रहा होगा, L/2 पे रहा होगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां से ये 0,0 ले लिया ना अपने से, तो वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो भैया कैपिटल M यहाँ पे लाई कर रहा, तो कैपिटल M इंटू एल प्लस स्मॉल m यहाँ पे लाई कर रहा, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल L क्योंकि उसका लेंथ L हो गया, प्लस कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ रॉड इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, वो तो यहाँ पे रहा होगा। मतलब हम रॉड को मान सकते हैं कि रॉड वाज कंसंट्रेटेड एट हियर, मतलब रॉड की जगह में यदि मैं रॉड को हटा के एक पॉइंट मास यहाँ पे रख दूं तो वो L/2 दूरी पे रहा होगा। तो L/2 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इनिशियली ये रहा होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि कुछ देर बाद जब मूवमेंट हो गया होगा तो ये मैन इधर की ओर आ गया होगा और रॉड इधर की ओर x डिस्टेंस चली गई होगी। रॉड इधर जा चुकी होगी, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस मूव कर चुकी होगी इधर की ओर, और हमारा मैन कहाँ पे आ चुका होगा, इस एंड में आ चुका होगा, है ना। तो ये मास कितना हो चुका है, स्मॉल m, और ये मास हो चुका है कैपिटल M। अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो अब सेंटर ऑफ मास यदि अपन निकालना चाहेंगे तो XCOM फाइनल, उसका क्या आएगा, XCOM फाइनल क्या आएगा, तो स्मॉल m इंटू एक्स, क्योंकि भैया इसकी जो लेंथ है यहाँ से x है, स्मॉल m इंटू एक्स है ना, प्लस कैपिटल M दैट द मास ऑफ दैट बॉडी इनटू L/2 प्लस x, क्योंकि अब भैया रॉड का तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब हम रॉड को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे एक कैपिटल M के मास से, तो ये डिस्टेंस L/2 हो गया और ये x, तो कैपिटल M इंटू L/2 x अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब मुझे पता है कि F एक्सटर्नल इन दिस डायरेक्शन इज 0, दैट मीन्स जो इनिशियली सेंटर ऑफ मास होगा वही फाइनली सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो सबको चलो इक्वेट करा दो जल्दी जल्दी। तो जैसे इक्वेट कराओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्मॉल m इंटू एल प्लस कैपिटल M इंटू L/2 इक्वल टू स्मॉल m इंटू एक्स प्लस कैपिटल M इंटू L/2 प्लस कैपिटल M इंटू एक्स। क्लियर गाइस, ये आपका रिलेशन आ चुका है। अब जब आपका ये रिलेशन आ गया तो कैपिटल M ये कट गया, ठीक है ना। अब इनमें से आप कुछ हम और काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम x यहाँ से कॉमन ले लिए तो हमारा x का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू आ गया स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्लियर गाइस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड व्हेन द मैन विल मूव टू द अपोजिट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैंक। मतलब यदि मैन यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा तो प्लैंक इधर की ओर कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल L अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये अपन लोग मेथड नंबर 1 से निकाल लिया हमने। यहाँ पे वही चीज यूज किया है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, दैट मींस देयर विल बी नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। अब मैं इसी को मेथड नंबर 2 से निकाल के देखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है समझिएगा।
मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि भैया m1x1 विल बी इक्वल टू m2x2, मतलब यदि ये इधर की ओर x1 डिस्प्लेसमेंट जाएगा और ये इधर की ओर x2 जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो m1x1 विल बी इक्वल टू m2x2 सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास। ये वही वाला केस हो गया ना जो अपन लोगों ने पहले बार पढ़ा था। मतलब रॉड को रॉड की तरह कभी मत देखिए, रॉड को एक मास की तरह देखिए जो कि कैपिटल M मास का है और यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, L/2 की दूरी पे। तो L/2 की दूरी पे कैपिटल M यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो इधर की ओर मूव करेगा और ये इधर की ओर मूव करेगा। ओके कूल, तो मुझे पता चल गया। तो ध्यान से देखिएगा, तो जब ये रॉड इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट x जा रही है, मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, x हो रहा है, लेकिन मैन का नेट डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर कितना हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो l नहीं हो रहा है, वो कितना हो रहा है, l माइनस x हो रहा है। कितना हो रहा है, l माइनस x हो रहा है। कैसे, समझिएगा, आप ये सोचिए ना कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे इधर की ओर चल रहे हैं, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म खड़ा होता, तो आप यदि 5 मीटर चले होते तो आपका भी एक्चुअल डिस्टेंस चला गया ग्राउंड से कितना माना जाता, 5 माना जाता। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे आप इधर की ओर चल रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे 5 मीटर चले, लेकिन वो प्लेटफॉर्म खुद इधर की ओर 2 मीटर आ गया। इसका मतलब आपके द्वारा चला गया नेट डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वो होगा 5 माइनस 2। क्लियर है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए। तो स्मॉल m के द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट x1, उसकी वैल्यू कितनी होगी, l माइनस x। क्लियर है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट चल रहा है L विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, लेकिन प्लैंक खुद इधर की ओर x डिस्टेंस आ गया, सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, L माइनस x इक्वल टू कैपिटल M इंटू x। आप इसको रीअरेंज कराइए तो क्या आ गया, स्मॉल m इंटू L माइनस mx इक्वल टू कैपिटल M इंटू x। अब इन दोनों को इधर ले जाइए तो आंसर आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई स्मॉल ml। क्लियर गाइस, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब आपने इजीली निकाल लिया कि भैया कोई प्लैंक यदि इधर की ओर गया, मतलब सॉरी यदि वो मैन वहां से मूव करके उधर की ओर जाएगा तो ये प्लैंक इधर की ओर कितना जाएगा। इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने इजीली निकाल लिया इसे। तो मैंने बहुत कुछ आप लोगों को इजी क्वेश्चंस देने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, बट कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नाउ गाइस, अब मैं अपने सामने कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं जो कि आप लोगों को और इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे वेज है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था, वो बॉक्स लेट अस सपोज कि स्लिप करने लगा और वो बॉक्स यहाँ पे आ गया एट एंगुलर पोजीशन थीटा। क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वो थीटा एंगल पे आ गया। ओके कूल। मान लीजिए कि ये दोनों मूव थे, दिस ब्लॉक एज वेल एज दिस वेज बोथ दे आर फ्री टू मूव एंड इट्स मास इज कैपिटल M, इट्स मास इज स्मॉल m, ओके, एंड इट्स रेडियस इज एज्यूम्ड टू बी r। देन द क्वेश्चन अराइजेस कि जब ये थीटा एंगल पे पहुंच गया होगा मूव करते हुए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ट्रेवल कर चुका होगा, उतने टाइम पे इस वेज ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा और किधर की ओर मूव किया होगा। तो देखो किधर की ओर तो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि जब ये इधर की ओर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली इधर की ओर मूव कर रहा है, तो ये इधर की ओर मूव करेगा, है ना। बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में हम कोई भी बातें नहीं कर सकते हैं। क्यों वर्टिकल डायरेक्शन में कोई बातें नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में F एक्सटर्नल लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को हम फिक्स नहीं करा सकते, या सीधे सीधे बोले तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही होगी। ओके कूल, व्हाई? बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, there is no F external. If in case there is kinetic friction involved, then that will be what? That will be internal forces, internal force for both bodies, so that will not affect the motion of center of mass. That means in horizontal direction we can say if the center of mass was in rest initially, then finally also it will be in rest.
हाँ, मतलब यदि ध्यान से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एफ एक्सटर्नल नहीं है, एफ एक्सटर्नल इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा एक्स सी ओ एम ऑन दैट डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू 0। यही रिलेशन अपन को यूज करना है, तो अपन दोनों मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड से कि भैया एक्स कंपोनेंट पहले निकालिए, मतलब मान लीजिए इसे मान लीजिए आप ओरिजिन मान लीजिए कि ये 0,0 है, तो पहले आप x कोऑर्डिनेट निकालिए, एक्स आई सी ओ एम, फिर निकालिए x फाइनल सी ओ एम जब वो थीटा एंगल पहुंच गया होगा, और उसके बाद दोनों को इक्वेट कराइए। ये आपका एक तो हो गया तरीका आंसर निकालने का। या दूसरा तरीका क्या है कि भैया हमें पता है m1x1 विल बी इक्वल टू m2x2, क्लियर है। तो हमने माना, अपने मन से माना, देखो यदि ये r रेडियस है तो मुझे पता है कि इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है हमें इस ट्राइंगल से, r sin थीटा, एम आई करेक्ट। मतलब मुझे पता है कि इस पोजीशन से m मास ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, r sin थीटा। मैं मान लेता हूं कि ये बड़ा वाला प्लैंक इधर की ओर x डिस्टेंस चला होगा, तो क्या लिखेंगे, m1 मान लो स्मॉल m मास हो गया, स्मॉल m इनटू उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, इसने r sin थीटा चला है वेज के रिस्पेक्ट में, लेकिन वेज खुद उधर की ओर x चला गया है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल m ब्लॉक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो होगा r sin थीटा माइनस x इक्वल टू कैपिटल M इनटू x। हो गया, आंसर निकाल लेना यार, मतलब इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ कठिन नहीं था, तो तुम इजीली इसे निकाल सकते थे। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि एक ऐसे प्लैंक है, ठीक है गाइस, इसका मास कैपिटल M है, ये थीटा एंगल है, ये लेंथ L है, ओके। अब ये यहाँ पे एक स्मॉल m मास का ब्लॉक धरा हुआ है। अब बोल रहा है कि जब ये स्लिप करके और यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ग्राउंड मतलब जस्ट बॉटम में पहुँच जाएगा, उतने टाइम पे या उतने मोशन में या उस प्रोसेस में यदि ये इधर की ओर ऐसे मोशन किया है तो ये कैपिटल M इधर की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट चला होगा, ये क्वेश्चन है। तो बहुत ईजी, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा एक्स सी ओ एम इस केस में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो जब डेल्टा एक्स सी ओ एम की वैल्यू 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मींस इनिशियली निकालिए एक्स आई सी ओ एम और फाइनली निकालिए एक्स आई सी ओ एम, दोनों को इक्वेट करा दीजिए, आंसर पाइए। लेकिन वो तरीका थोड़ा लेंदी हो रहा, तो हम सीधे सीधे लगाएंगे m1x1 इक्वल टू m2x2, है ना, मतलब यार सीधे सीधे वही है ना, m1 डेल्टा x1 इक्वल टू m2 डेल्टा x2 कंसीडरिंग द वेक्टोरियल साइन, क्लियर है। तो चलो मैंने मान लिया, तो देखो यदि ये लेंथ l है तो ये इधर की ओर कितना डिस्टेंस चला होगा, सोचिए खुद से। समझो, ये लेंथ L नहीं दिया है, मान लो ये लेंथ, ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना फिर तो, यदि मान लो ये लेंथ, ये वाली लेंथ L दिया है, ओके। मैं थोड़ा सा कठिन बना रहा हूँ क्योंकि ये वाला लेंथ L पता है तो फिर हो ही जाएगा। इसे मान लो कि भैया इधर की ओर L चला है, ये इधर की ओर x चला है, तो भैया उस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो L माइनस x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, फिर से इक्वेट करा दो। तो ये लेंथ यदि L है तो फिर ये लेंथ उस हिसाब से आपकी हो जाएगी L cot थीटा, या कितनी जाएगी L cos थीटा, क्लियर है। अब सॉल्व करिए तो वही चीज आएगी, लेकिन जहां पे पहले L आ रहा तो वहां पे L cos थीटा आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं है। मैंने इजी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे के आता हूं, जो कि आपको इसे मुझे कमेंट करके बताना है आंसर कमेंट सेक्शन में, और प्लीज यार कमेंट करिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं या कितना आप इंपॉर्टेंस देते हैं मेरी द्वारा पढ़ाई गई हुई चीज़ों को। तो ये यहाँ से हमने एक बॉल को रोल करा दिया है, और इस बॉल का जो डिस्टेंस है मतलब रेडियस है वो स्मॉल r है, और जिस सर्कुलर एक तरह से लूप में हमने उसे रोल कराया है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, ओके। दिस इज ऑफ मास कैपिटल M, दिस इज ऑफ मास स्मॉल m, बोथ आर फ्री टू मूव। देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हेन दिस बॉल विल कम टू द सेंटर मीन बॉटम मोस्ट पॉइंट, then how much distance this particular vase will cover in this direction or in that direction. So guys, there is no problem if in case you are considering that this vase is moving in this direction, then the final value will come with negative sign, and that will be pointing that whatever you have assumed that was wrong. That means this body is not moving in this direction, this body is moving in that direction. Clear है, so कोई problem नहीं है, you can assume any direction and just you have to solve it just by applying that particular formula.
that we have studied in last class as well as in this class also. That was what? That was m1 x1 plus m2 x2 is equal to m1 plus m2 into xcom, या वही yes एक तरह से देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स। क्लियर गाइस? तो ये तो मैंने कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करे। इस लेक्चर में मैंने अभी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाया, इसीलिए हम लोगों ने वो सब नहीं सीखा अभी कि जैसे हम एक प्लैंक में v की वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो प्लैंक कितने की वेलोसिटी से दौड़ेगा, फिर एक बार हम जंप कर गए प्लैंक से, फिर हमारे पीछे हमारा दोस्त जंप किया प्लैंक से, तो दोस्त की वेलोसिटी क्या होगी, ये वो सब बाद में सीखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है और खूब अच्छे से रगड़ के सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन एक और करा दूं, मैं सोच रहा हूं। देखो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो बहुत इजी है और बहुत छोटा है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे पुली वाला केस है, m1 मास एंड m2 मास। अब पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ईच इंडिविजुअल का एक्सीलरेशन क्या है, वो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब नहीं समझे? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया जो इनका एक्सीलरेशन आता है, याद करिए m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, वो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये प्लीज कभी मत सोचिएगा कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा वो ईच इंडिविजुअल के एक्सीलरेशन के बराबर होगा। अरे भाई किसी का भी बॉडी में किसी भी पार्टिकल का कुछ भी एक्सीलरेशन हो सकता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो नेट फॉर्मूले से ही आएगा। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ ऑल masses. Clear? This will be the acceleration of center of mass. So this is the first method to solve this problem. आप इसी मेथड से करके दिखाएंगे, मैं सेकंड मेथड से करके दिखा रहा हूँ। क्लियर है? एंड सेकंड मेथड व्हाट इट सेज? इट सेज ACOM is equal to m1 a1 plus m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, जो हम लोगों ने आज ही फॉर्मूला ड्राइव किया था इसी क्लास में। तो मुझे पता है कि यदि इसका एक्सीलरेशन a ऊपर की ओर है तो इसका एक्सीलरेशन a नीचे की ओर होगा। ओके, तो चलो मान लेते हैं a की वैल्यू तुम्हें पता ना कि इस a की वैल्यू कितनी होगी, इस a की वैल्यू होगी m2g माइनस m1g अपॉन m1 plus m2, considering that the m2 is heavier in comparison to m1. So what I will get on solving, I will get it like this. Go. So center of mass का जो एक्सीलरेशन आ रहा होगा वो आ रहा होगा m1 इंटू a1 की वैल्यू कितनी आ गई, m2g माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1 माइनस, अब माइनस साइन क्यों ले रहे होगे आपको समझ में आ गया होगा, वो इसलिए कि m2 इंटू जब a2 की वैल्यू लिखेंगे ना तो यार जब वेक्टोरियल से ऊपर के पॉजिटिव माना तो इसे नीचे के नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो ये आ गया नेगेटिव साइन इसीलिए आ गया यहाँ पे बाहर माइनस a का। फिर से a की वैल्यू वही पुट कर दो, m2g माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1 अपॉन नेट मास m1 प्लस m2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बाय द वे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसका एक्सीलरेशन सॉल्व करके मुझे बताइएगा। उसकी वैल्यू आ रही है आपकी, वो आएगी m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई g। क्लियर गाइस? तो ये पुट करिएगा और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। बाय द वे ये इतना कठिन नहीं है, ठीक है ना। और हाँ एक चीज याद रखिएगा कि जब आप समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कर रहे होंगे तो इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से आ रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा होगा m1g, यहाँ पे आ रहा होगा m2g, और कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, हाँ सोचो तो, आ रहा है 2t, नहीं समझे? ये वो भी तो एक्सटर्नल जंक्शन की वजह से, ये हिंज की वजह से आ रहा ना। तो भैया नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m1g प्लस m2g माइनस 2t अपॉन नेट फोर्स दैट इज m1 प्लस
m2। क्लियर है? अब t की वैल्यू क्या होती है तो आपको पता ही है, 2m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 पुट करिएगा, आंसर मैच करा लीजिएगा। तो गाइज आज के लेक्चर में अपन ने बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखी हैं, ठीक है, मतलब बहुत कठिन भी नहीं थी, बट जेईई मेन के स्टैंडर्ड की काफी अच्छी थी। और जेईई एडवांस में भी जो मैंने कुछ क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन 3-4 कराए हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। बाय द वे आई विल से कि आप एससीबी पे, मेरे सामने एससीबी खुली हुई बेटा, ठीक है ना, तो आप एससीबी पे जाके देखेंगे तो एससीबी पे आपको काफी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मिल जाएंगे जो मैंने आज कराया आप लोगों को, ठीक है। बट मैं मानता हूं कि आप लोगों को करना चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा, और ये इतना कठिन भी नहीं है। चलिए, तो आज के लिए तो इतना काफ़ी है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर पे रिमेनिंग चीज़ें कराऊंगा, ठीक है ना। मैं देख लूँ कि अब नेक्स्ट लेक्चर में मुझे क्या कराना है। नेक्स्ट लेक्चर में इतना कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, इजी है, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ ठीक है, ओके कूल। तो चलिए, तो ये लेक्चर काफी आज के लिए आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरफ बढ़ेंगे और भी प्यारी और कर्री चीजें सीखेंगे, ठीक है। मजा आ जाएगा यदि आप पढ़ोगे तो। मतलब सेंटर ऑफ मास एक मुझे अच्छा चैप्टर लगता है, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, यही सब चैप्टर तो हैं जो दिल खुश कर देते हैं, मतलब तबीयत हरी कर देते हैं, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट फिर से ये बात बोलूंगा कि यार प्लीज यार, ये मैं लाखों की चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, सपोर्ट मी, सपोर्ट माई टीम, एंड यू कैन सपोर्ट इट बाई जस्ट डोनेटिंग इवन 100 रुपीज़। मीन्स यदि आप मुझे 100 रुपये भी डोनेट करते हैं तो दैट विल हेल्प मी अलॉट, बिकॉज वाई, बिकॉज देर आर मोर देन 10,000 हु वॉच माई वीडियोज रेगुलरली। सो इफ those 10,000 students pays only simply 100 rupees, then that will be more than sufficient for me or my team. Clear guys? So it's kind of request, just donate that. दिल खोल के डोनेट करिए यार। डोनेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है, आप डोनेट करेंगे वो मुझे मिलेगा। और देखिए, कहते हैं ना, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए कभी भी यदि आप गुरु से कुछ भी सीखते हो, तो ये बहुत प्यारा सा पॉइंट है। ओके, सो लास्ट में ये बोलूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, ओके। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, जिससे कि आने वाली फर्दर अपकमिंग वीडियोस को तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे और तुम हमारी वीडियोस देखते रहो। क्लियर है? सो गाइस, कीप वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग माय टीम, कीप वॉचिंग कार्तिकेय पांडे सर। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।